आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि भाई टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम को। और इस बार के एग्जाम में भाई आपको पूरा मैथ में 70 नंबर लेकर आना है, जो कि आज की इस वीडियो में बताई गई सवाल अगर आप समझ लेते हैं तो आपके 20 नंबर तक भाई कहीं पर भी नहीं गया, मतलब 20 नंबर तक आप पा सकते हैं। जो कि आज की इस वीडियो में यही सब सवाल बताने वाले हैं भाई, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बता दें, देखिए भाई कभी कभी क्या होता है, किसी ना किसी मॉडल पेपर को उठाकर आपको एग्जाम में दे देता है। जैसे ये एक मॉडल पेपर है भाई, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में यही पूरा उठा के दे। और आपको बता दें इसी प्रकार से सवाल एग्जाम में आती भी है। तो भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सब बना देंगे, सबका वीडियो और एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप जाकर सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और कंफर्म कर रहे हैं कि जो इस बार क्वेश्चन मतलब जो पेपर बनेगा यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। ये जितने भी 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं आपको सबका सब बताएंगे, जो कि आपको 5 मतलब करना रहता है। 6 क्वेश्चन बताएंगे, 5 करना रहता है। भाई 6 क्वेश्चन को अच्छे समझ लो भाई, 5 चौक 20 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। बाकी आपको भाई 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखना है, 2 अंक वाले देखना है और विकल्प देखना है। तो भाई सबका वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, हम प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिए हैं, जहां से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए भाई देर नहीं करेंगे, हम देखते हैं जो पहली नंबर सवाल है। जो कि ये पहली जो सवाल आपके सामने है ये चैप्टर 2 की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, और चैप्टर 2 में यही सवाल ही है भाई, तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा, कहीं और से तो उठेगा नहीं भाई, बुक के अलावा तो कहीं से आएगा नहीं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एनसीईआरटी सिलेबस में मैच कराएंगे तो ये एनसीईआरटी सिलेबस में भी मैच करेगा। यहाँ पर देखो, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करना है। तो भाई चलिए पहले शून्य को ज्ञात करेंगे, फिर हम इसकी जो है जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे हम? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, इतना दिया है। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 3x² माइनस, देखिए गुणनखंड कैसे होता है, हमें आदि अंत का गुणा करना पड़ता है। आदि माने जो पहले हो, जैसे पहले क्या है 3 है और अंत में कितना है 4 है, तो 3 और 4 का खंड करिए, यानी कि 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया, 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, सबसे पहले आदि अंत का गुणा किए तो गुणा कर लिए। अब आदि अंत का गुणा करने के बाद इसका खंड यानी कि लासा निकाल लो। तो इसका लासा निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3। अब इसका ऐसा खंड बनाओ कि इसका एक रूल होता है, आदि अंत का कर गुणा खंड 2 कर लो, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या हो, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 1 मानेंगे तो यानी कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 1 कर लो, 4 में से 3 को घटा दो 1 आएगा, यानी कि ये 4x माइनस में क्या बनेगा 3x बनेगा, माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस क्या हो गया 4 हो गया। तो इन दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं, केवल x ही कॉमन होगा दोनों में। तो यहाँ पर 3x बचेगा माइनस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं मैच कर रहा तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम +1 कर लेंगे। भाई जब कुछ कॉमन हुआ नहीं है तो +1 हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो ये जैसे है वैसे ही उतारेंगे, ये मत सोचना भाई यहाँ से 1 कॉमन हुआ तो 2 हुआ, इसके गुणा में 1 माना ही जाता है, तो वो 1 कॉमन होगा, यही का यही पड़ा रहेगा। अब ये दोनों मैच कर रहा है तो उसको दोनों को हम 1 में करेंगे और जो बाहर है हम उसको 1 ब्रैकेट में कर लेंगे। और आपको हम बता दें भाई, अगर ये दोनों मैच ना करे तो आप समझ जाना कि हमारा गुणनखंड कहीं से गलत है, और जल्दी से आप लोग क्या करना, बना लेना। अब इतना करने के बाद जब आपका ये हो जाए तो हमें तो शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। शून्यक के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका बहुपद आया है इसी को हम लिखेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1, इसके इक्वल में हम क्या कर देंगे, शून्य के लिए शून्य कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना तो शून्य के लिए शून्य करेंगे। अब पहला वाला कोष्टक उतारिए, x प्लस 1 बराबर 0, पहले वाला कोष्टक में जो है उसी को उतारेंगे। तो x बराबर ये +1 है, पक्षांतर करके इधर ला लो, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये +1 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अगला वाला लेंगे, क्या है 3x माइनस का 4 है, इक्वल में क्या है 0, इक्वल में 0 करेंगे, जैसे इसके बराबर में 0 किए वैसे अब हम इसके बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ पर 3x बराबर का -4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर 4, 3 का हम पक्षांतर करेंगे तो 3 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान डबल आया है, एक x का मान ये आया है और दूसरा x का मान ये आया है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे अतः
अतः बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, अतः बहुपद जो आपकी सवाल है वही लिखना, 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक पहला क्या है -1 तथा अगला क्या है 4/3, -1 तथा 4/3 हैं या फिर होंगे। ये हमारा शून्यक आ गया। केवल शून्यक निकालें जो कि ये एग्जाम में आपको पूरे 4 नंबर या फिर 6 अंक का आता है। 4 में आएगा तो 2-2 अंक मिलेगा आपको, 2 अंक यहाँ से 2 अंक जांच करने का, बाकी 3-3 अंक वहाँ से मिल जाएगा जांच करने का। उसमें जब 6 अंक में, क्योंकि ये दोनों में आता है, 4 अंक वाले और 6 अंक वाले दोनों में आता है, और भाई 4 अंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना हो गया हमारा शून्यक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जाँच। तो यहाँ पर हम डालेंगे जाँच के लिए जो है नॉर्मल हमको 2 फार्मूले इस्तेमाल करना होता है। जाँच के लिए हमको 2 फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। नंबर 1 होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक। क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे में हो जाएगा x² का गुणांक। तो भाई शून्यकों का योग, शून्य क्या है, पहला शून्यक -1 है और दूसरा शून्य क्या है 4/3 है, योगफल मतलब जोड़ दो, बराबर माइनस x का गुणांक। तो भाई x के गुणा में क्या है माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 -1 होगा, बटे में x² का गुणांक। तो x² के गुणा में कितना है 3 है, तो ये 3 का नाम 3, माइनस का 3 होगा, प्लस का 4, अब ये पूरे के बटे में 3। जब ऐसे तिरछा गुणा करा देते हैं ना तो ये पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, बटे में 3। 4 में 3 घटेगा 1 आएगा, क्योंकि 3 में 4 ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, उल्टा घटेगा, मतलब उल्टा इसे घटाएंगे तो 4 में से 3 गए 1/3 बराबर का 1/3। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो समझ लेना भाई हमारा जाँच हो गया, यानी कि हमारी सवाल सही है। अभी एक जाँच और करना पड़ता है, नहीं तो नंबर आपके भाई कट सकते हैं। अगला जो जांच होता है वो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब पहला शून्य क्या है -1 गुणे में, अगला शून्य क्या है 4/3। अचर पद, अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो, इसलिए यहाँ पर बहुपद लिखें ताकि ऊपर भाई देखना ना पड़े। तो ये -4 है जिसमें x ना ही है, x² की गुणा में कितना है 3 है। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3 और -4/3, और हमारा यही जांच पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, बस इतना करके आपको छोड़ देना है, सामने यहीं पर उत्तर लिख देना। ठीक, यही इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आ गया होगा भाई, जो कि पहली नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। चलिए ऐसे ही हम भाई 6 सवाल देखने वाले हैं भाई, 6 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 6 सवाल को भाई अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में पूरे अंक आपको मिले। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर जो दूसरी है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति की सवाल है। सिद्ध करने वाली सवाल में हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाना रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये है cot a है, माइनस का क्या है cos a है, पूरे के बटे में क्या है cot a है, और प्लस में क्या है cos a है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए cot a का फार्मूला होता है cos a बटे में क्या होता है sin a होता है, माइनस में क्या है cos a, काफ़ी आसान है। ये भी cot का जो फार्मूला है ये भी क्या होगा cos a अपान का क्या होता है sin a होगा, प्लस में क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है ऊपर से cos मिल रहा है तो इसमें क्या काम करिए आप cos a को कॉमन ले लो। जब cos को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और बटे में sin वैसे ही पड़ा रहेगा, और यहाँ से cos बाहर निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, जहाँ कुछ ना बचे वहाँ पर उसके इंटू में 1 करके हम 1 लिख देते हैं। भाई 0 मत करना, नहीं तो कहो कुछ नहीं बचा तो 0 कर दें। यहाँ से भी हम cos a को कॉमन लेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा sin हो जाएगा sin a, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से भी कॉमन गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है cos a से cos a हमारा कट गया। अब यहाँ पर 1 अपान साइन जो है क्या हो जाएगा, ये cos a का फार्मूला होता है -1, और नीचे भी 1 अपान साइन क्या हो जाएगा cos a के +1 हो जाएगा, जो कि यही हमको सिद्ध करना था। बराबर में राइट हैंड साइड नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि सिद्ध करने वाली सवाल में आपको इति सिद्धम लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी जो है। बाकी भाई जो सवाल नंबर तीसरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर जो भाई सवाल नंबर ग यानी कि जो तीसरी नंबर सवाल है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके भाई 4 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व क्या कैसे करना और क्या बोला है। निम्न चित्र में
यदि ए बी बराबर ए सी, चित्र में नाम भाई यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा, एफ रहेगा। इसमें दिया है ए बी बराबर इतना हो, मतलब सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। जो दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर हमें ए सी दिया है, मतलब ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, चलिए इसको सिद्ध करना भाई। बी ई, बी का मतलब ये और इसी का मतलब ये दोनों हमारा बराबर होगा, इसको हमें सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए, हम जानते हैं कि ये वृत्त की सवाल है, हम जानते हैं कि वृत्त पर वाय, ध्यान देना, वाय बिंदु से, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, हम जानते हैं कि वृत्त पर वाय बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। क्या होती हैं भाई, समान लंबाई की होती हैं। जो यहाँ पर जो मान लीजिए जो ये स्पर्श रेखा, मतलब जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये सब समान लंबाई की होंगी। जैसे ये वाला AD और इसके समान होगा, और दूसरा जैसे यहाँ देखिए दिया है, ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे। और भाई थोड़ा कलर कर देते हैं, और ये समान हो जाएंगे, मतलब ये सब आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो मतलब AD बराबर होगा AF, तो AD बराबर हो जाएगा AF, ये दोनों बराबर होगा। और ये भी स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब BD BE, तो ये हो जाएगा BD बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। सेम वैसे CE और CF बराबर हो जाएगा, CE बराबर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ये वृत्त का रूल होता है, ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर हो जाएंगे, ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब एक काम करिए, इसमें से क्या काम करिए कि यहाँ पर हमको दिया क्या है, AB और AC, तो यहाँ पर देखो जो दिया है AB दिया है और क्या दिया है, AC दिया है। थोड़ा हम यहाँ चित्र में आते हैं, AB AC का मतलब है कि ये फाइनल और ये फाइनल हमें दिया गया है, ये आपको फाइनल दिया है। एक काम करते हैं, इस चित्र को पहले यहाँ एक बार और बना लेते हैं। ये है और ये गोलाकार का था, ये A है, B है, C है, यहाँ पॉइंट D E F, ये हमें पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए AB का मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और AC का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक। एक काम करिए, दोनों तरफ जो है AD को घटा दीजिए। क्या काम करते हैं, AD को घटाते हैं, तो माइनस में AD कर दिए बराबर माइनस में AD कर दिए। ठीक, AD हम दोनों तरफ घटाए हैं, तो यहाँ पर लिख दो दोनों। अभी समझ में आएगा क्यों घटा रहे हैं, दोनों तरफ AD घटाने पर, जब दोनों तरफ हम AD को मान लो घटा दिए हैं, क्या किए, AD को हम घटा दिए हैं, इधर भी AD घटा दिए हैं और इधर भी हम AD घटा दिए हैं, तो ये हमारा AB माइनस AD हो गया बराबर में AC माइनस AD के जगह पर AF कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, AF कर दिए। ठीक, इतना कर लिए। इतना करने के बाद जब हम AB में से AD को घटाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा BD बचेगा। जब पूरे में से ऊपर वाला घटा देंगे तो हमारा ये बचेगा, यानी कि DB या फिर BD हमारा बचेगा बराबर। पूरा AC में से जब हम ऊपर वाले पार्ट को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, CF बचेगा। क्या बचेगा, CF बचेगा। सेम इसी रूल के हिसाब से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम इन दोनों में लिए थे, इन दोनों में से ऊपर घटा दिए, तो ये नीचे वाला आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये नीचे वाला बराबर हो गया, सेम ऐसे ही ये कहाँ से हम लिए थे भाई, ये हमारा जो लिया गया था, ये हमारा समीकरण 1 से था। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, तो ये हमारा समीकरण कहाँ से था, 1 से था। समीकरण 1 के हिसाब से किए थे भाई, इस वाले के रूल के हिसाब से किए थे। ऐसे हम समीकरण 2 के हिसाब से करेंगे ना, तो हमारा BE बराबर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। B का मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर, और ऐसे ही हमारा जो BE है ये हमारा CE के बराबर भी हो जाएगा। जो ये BE है वो CE के बराबर हो जाएगा। और लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। और भाई इतना ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में सिद्ध कहने वाली सवाल आए या ना आए, लास्ट में आपको जो सिद्ध करना हो भाई वो तो ला देना ही है, ताकि आपका नंबर मिल सके। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 4 है आपके सामने है, जो कि ये त्रिकोणमिति की सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर सिद्ध करना है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड
वन प्लस क्या लेंगे सेके, अपान में क्या है सेके। ठीक, इसको सॉल्व करके हमें ये वाला लाना है। चलिए सबसे पहले तो वन प्लस सेक का फार्मूला होता है वन अपान कॉस ए, पूरे के बटे में सेक का फार्मूला हो जाएगा वन अपान कॉस ए। यहाँ पर मेन लाइन खींचते हैं, नीचे वन अपान कॉस ए वैसे लिख लेते हैं। ऐसे अगर हम कॉस का गुणा करा दें तो कॉस ए का नाम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ये कॉस ए प्लस वन, इसके इसमें नहीं कराएंगे क्योंकि इसके बटे में कॉस था, कॉस ए का नाम कॉस प्लस वन हो गया। और ये हो जाएगा पूरे के बटे में हमारा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए हमारा क्या हो गया, कट गया। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन, इसको आगे पीछे करेंगे तो वन प्लस हो जाएगा कॉस ए। अब क्या काम करिए भाई, सिद्ध कहने के हिसाब से नीचे चाहिए वन माइनस कॉस ए, तो इसका परमेयकरण कर दो इसके विपरीत चिन्ह से, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, किसके बटे में एक मान लेते हैं, तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए का इस तरीके से गुणा होगा, और बटे में क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, और हमको बटे में वन माइनस कॉस ए चाहिए भी। तो ऊपर एक बार जोड़ा घटाया तो ये पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग वाला फार्मूला बनेगा। वन का वर्ग वन ही रहेगा, दूसरी का वर्ग कॉस स्क्वायर हो जाएगा। वन माइनस जो है ये कॉस ए लिखेंगे, तो ये जो ऊपर है ना ये साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको मालूम होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, इस फार्मूले के हिसाब से ये साइन स्क्वायर में बदलेगा, और अपान में क्या है वन माइनस का कॉस ए है। और इतना करते ही आपकी जो सवाल थी भाई सिद्ध हो गई। लास्ट में क्या लिखना है, इति सिद्धम लिखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपकी समझ में आई होगी। यहाँ पर देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में जो है आपको ये वाली सवाल भी बताने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं भाई समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी की सवाल भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। समांतर श्रेणी भाई पहले आज से कई साल पहले जो है भाई 2-3 साल पहले जो है कक्षा 10 में समांतर श्रेणी नहीं हुआ करता था, ये कक्षा 11th में हुआ करता था, लेकिन भाई कक्षा 10 में है। और आपको बता दें यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विकल्प में भी आपको भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से विकल्प वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। बाकी जो है समांतर श्रेणी का अलग से OMR वाला क्वेश्चन बताकर जो है भाई वीडियो बना देंगे, जहां से आप लोग देखिएगा। बाकी सब वीडियो देखना भाई लाइन से तो डिस्क्रिप्शन में ही मिल पाएगा। यूट्यूब पर भाई डेली इधर उधर वीडियो अपलोड होते रहते हैं, वो तो आपको लाइन बाय लाइन तो मिलेगा नहीं। लाइन से देखना तो डिस्क्रिप्शन में जाना भाई, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का हमें योग निकालना है। कितना, 51 पदों का हमें योग निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद हमें 14, 18 दिया है। दूसरे पद कितने हैं, 14। तो दूसरे पद के लिए a प्लस डी बराबर 14, जो कि ये समीकरण हमारा एक बन जाएगा। और बाकी इसके लिए भाई बेसिक से पूरा एक वीडियो बना हुआ है इसका, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट देंगे, एक में आपको हर चैप्टर के 1 शॉट मिल जाएंगे, और एक में भाई यही 4 अंक वाले, 6 अंक वाले, 2 अंक वाले OMR के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, और तीसरा पद कितना है, दूसरे नंबर पे 18 है, तो a प्लस 2d बराबर 18 होगा। जब भी दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी करेंगे, मतलब 1d कम होता है, और जब तीसरा पद करेंगे तो a प्लस 2d यानी कि 1d यहाँ पर भी कम हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके पहले a और d का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 2 में से 1 घटा दो। तो समीकरण 2 कितना है, a प्लस 2d बराबर 18, और 1 वाला क्या है, a प्लस डी बराबर 14, घटाएंगे तो माइनस, ये इससे कटा, 2d में से 1d घटेगा, 1d बचेगा, 18 में से 14 गए 4, d का मान कितना गया 4। तो d का मान समीकरण 1 में रखकर आप a निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसमें रखेंगे तो a हो जाएगा प्लस d की जगह पर 4 बराबर 14, a बराबर 14, 4 इधर आएगा माइनस का 4, तो a बराबर कितना हो गया 10, a बराबर कितना हो गया 10। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 51 पदों का योग चाहिए। क्या चाहिए, 51 पदों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे 51 पदों का योग। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये इसका फार्मूला होता है। तो जब 51 पद के लिए करेंगे तो भाई n की जगह पर 51 हो जाएगा, बटे में 2a प्लस n की जगह 51 माइनस 1d, तो ये हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह पर कितना है 10, 51 में से 1 गए 50 गुणे d की जगह पर क्या है 4, ये हो जाएगा 51/2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, प्लस 50 चौका 5 24 200 आएगा। तो ये हो जाएगा 51/2 गुणे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 220 हो जाएगा। 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 0, यानी कि हो जाएगा 51 गुणे 110। जब इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा
5610, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर अंक थी, यानी कि 5वीं थी भाई। जो कि एग्जाम में आपको 4 नंबर में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम 6 क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि भाई 6 देता है, 6 में से हमें 5 करना रहता है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है, यानी कि भाई 6वां नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करना। इसे क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। फिर बोला है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन यानी कि पात्र की ऊंचाई कुल 13 है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले कोई खोखला मान लो गोला है, मतलब खोखला गोला, तो ये मान लो कोई खोखला गोला हो गया, थोड़ा आप लोग सही से बनाइएगा चित्र। इसके ऊपर क्या है, एक बेलन है, जो कि ये भाई बेलन हो गया, इसके ऊपर अध्यारोपित ये बेलन हो गया। ये दिया है अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 है, तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास डी बराबर कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दिया है कुल ऊंचाई, कुल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यहाँ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 7 6 हो जाएगा हमारा 13। तो भाई देखिए टोटल हमारा 13 था ना, जिसमें से 7 तो ये हो गया, 6 ही बचेगा, 7 6 13 हो गया। फिर बोला है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लिखेंगे अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी भाई इसमें टफ नहीं बताएंगे, बाकी की बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश किया जा रहा है। पहले ऊपर बेलन है, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, प्लस में ये नीचे गोला है, गोले का होता है 2 पाई R² होता है, 2 पाई R² होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 R, ये बेलन की बात है भाई, बेलन की त्रिज्या वही होगी, साथ ही होगी, त्रिज्या दोनों का साथ ही रहेगा, इंटू H। तो बेलन की ऊंचाई केवल यहाँ से लेकर यहीं तक मान होगी, केवल इतना, तो इतना कितना है, 6 ही है, कितना है 6, प्लस में 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर भी 22/7 हो गया। R का मतलब कितना है, 7, स्क्वायर होने की वजह से ये 2 बार हो गया, इसमें यह चुच नहीं है। अब उसके बाद ये 7 से 7 कटा, तो 22 दूनी 44, 44 का गुणा अगर हम 6 में कराएंगे तो ये 264 आएगा। 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44, 7 154 हो जाएगा, यानी 22 दूनी 44, 44 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 कितना होगा भाई, 28 2 30 होगा, 308 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आज की इस वीडियो में आपको हमने टोटल 6 सवाल बताए भाई, 6 सवाल आपके समझ में आ गई होगी, तो समझ लीजिए 5 और 20 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए। और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, जहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी भाई डॉक्टर मनोहर NCERT बुक से अगर आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।